हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है वेरिएशन। और इस टॉपिक के साथ प्रोपोर्शन मेथड का भी संपर्क जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। उसके बाद कुछ मैथ्स लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद इसके कुछ और यूजेस है मैथ्स में, वो भी करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो वेरिएशन का होता है तीन रकम का वेरिएशन होता है। पहला होता है डायरेक्ट वेरिएशन, उसके बाद इन्वर्स वेरिएशन, उसके बाद जॉइंट वेरिएशन। तो आज के वीडियो में हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन ही बात करेंगे। और जॉइंट वेरिएशन के बारे में अगर इस वीडियो में नहीं हुआ तो इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें होगा। तो डायरेक्ट वेरिएशन में होता है कि एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई। और यहाँ पर वेरिएशन करने से पहले हम लोग कुछ बातें जान लेंगे। जैसे ये जो साइन है इसे प्रोपोर्शन साइन कहते हैं। मतलब एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है उसे समझाने के लिए हम लोग प्रोपोर्शन साइन यूज़ करते हैं। तो एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई मतलब कि यहाँ पर अगर एक्स बढ़ेगा समय के साथ तो वाई भी बढ़ेगा, अगर एक्स कमेगा तो वाई भी कमेगा। तो ऐसे होता है डायरेक्ट वेरिएशन, एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई। और इन्वर्स वेरिएशन होता है डायरेक्ट के पूरा ऑपोजिट, मतलब एक्स प्रोपोर्शनल टू 1/y। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स बढ़ता है तो वाई कमेगा, अगर एक्स कमता है तो वाई बढ़ेगा समय के साथ। इसके बाद आते हैं जॉइंट वेरिएशन। तो जॉइंट वेरिएशन में होगा मतलब किसी भी दो वेरिएशन को एक साथ आपस में जोड़ दो। यहाँ पर आप एक डायरेक्ट वेरिएशन और एक इन्वर्स वेरिएशन भी कर सकते हैं। मैंने दो डायरेक्ट दिखाए हैं तो एक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर यहाँ पर इन्वर्स वेरिएशन होता तो एक्स प्रोपोर्शनल टू 1/y और एक्स प्रोपोर्शनल टू 1/z। तो ये होता एक्स प्रोपोर्शनल टू 1/yz। और अगर एक डायरेक्ट और एक इन्वर्स लेते तो एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई और एक्स प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो ये हो जाएगा एक्स प्रोपोर्शनल टू y/y। तो ये थोड़ा ऐसा हो गया। अगर यहाँ पर एक्स प्रोपोर्शनल टू 1/z होता तो एक्स प्रोपोर्शनल टू y/z ऐसा होता। तो और वेरिएशन करने के से पहले और कुछ टर्म्स है जिनमें आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट उसे कहा जाता है जिसका वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई करो या उसके साथ जो भी डिवाइड करो तो कांस्टेंट टर्म हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। जो जैसे कि डायरेक्ट वेरिएशन में अगर हम लोग प्रोपोर्शन को उठा दे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आएगा जो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, एक्स वाई के जो भी वैल्यू हो जाए इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ये कांस्टेंट टर्म आप लोगों को बाद में समझ आएगा इसके बाद। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के साथ। तो पहला मैथ जो है हमने लिया है, ये राजा मेड ए मैप इन विच ही एज्यूम 8 किलोमीटर रोड एज 1 सेंटीमीटर लेंथ, सो 24 किलोमीटर रोड विल बी 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये मैथ कोई ऐसे मैथ्स एग्ज़ाम में नहीं आते या कहीं दिया नहीं जाता, ये मैंने बस आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा एक एग्जाम्पल लिया है। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग हुआ कि राजा ने एक मैप बनाया है जिसमें वो हम हर रोड्स को एक साथ दिखाएगा। उसमें हर एक 8 रोड के 8 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर करके एज्यूम किया है। और अगर 1 सेंटीमीटर में 8 किलोमीटर होगा तो 3 सेंटीमीटर में 24 किलोमीटर होगा। तो हमने एक चार्ट तैयार किया है रोड का असली लेंथ और रोड का मैप में लेंथ। तो 8 किलोमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो 8 के साथ 1 लाख मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने उसे शॉर्ट में 8 इंटू 10⁵ लिखा है। तो 8 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर 24 लाख सेंटीमीटर मीन्स 3 सेंटीमीटर, देन 28 किलोमीटर 3.5 सेंटीमीटर एंड 40 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर 56 7 सेंटीमीटर। तो प्रोपोर्शन या वेरिएशन में आप कोई सब एंड ऐड ये नहीं होगा, क्योंकि वेरिएशन में एक चीज़ आपको लाना पड़ता है, वो है
है कांस्टेंट टर्म। तो अगर हम लोग इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में हमेशा ऐड या सब मीन्स प्लस और माइनस करते रहेंगे तो हर एक वक्त अलग अलग वैल्यू आएगा। अगर हम डिवाइड या मल्टीप्लाई इन दोनों में से ही कुछ करें तो ही हमें एक कांस्टेंट टर्म मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही रोड का असली रियल लेंथ इंक्रीज़ होता है तो मैप में भी उसका लेंथ उतना ही बढ़ता रहता है, जैसे कि ये बिल्कुल डायरेक्ट वेरिएशन जैसा ही है। तो इसके बाद हम लोग लेंगे 8 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर हम लोग 8 के साथ 1 मल्टीप्लाई करते तो 8 किलोमीटर ही आता, लेकिन अगर हम लोग 24 के साथ 3 मल्टीप्लाई करते तो 72 आ जाता। इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं होते, कोई हमें कांस्टेंट टर्म नहीं मिलता। और अगर हम लोग डिवाइड लेंगे तो यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट टर्म मिल सकता है, जैसे कि अगर 8 किलोमीटर बाई 1 सेंटीमीटर और 24 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर, ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ही हमें एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा जो कि है 8 किलोमीटर। यहाँ पर अगर दूसरे वाले की बात करें तो 3 के साथ 24 डिवाइड होके हमें मिलेगा 8, और यहाँ पर भी 3.5 के साथ हमें मिलेगा यहाँ पर 8, यहाँ पर 5 के साथ भी मिलेगा हमें 8। तो हर जगह पर हमें 8 इंटू 10⁵ कॉमन मिल रहा है, मतलब कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 10⁵। तो हमने इसको यहाँ पर जैसे रियल लेंथ को x लिया था और मैप में लेंथ को y लिया था, तो x/y इज़ ऑलवेज 8 मल्टीप्लाई 10⁵। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि x/y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म, मतलब कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग k कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब एज्यूम करेंगे कि ये k है। तो इसके बाद x इज इक्वल टू KY, y को इस तरफ लाया गया, तो इसलिए k एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x प्रोपोर्शनल टू y। ये बिल्कुल डायरेक्ट वेरिएशन है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन में x प्रोपोर्शनल टू y था, और अगर हम लोग प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म लगेगा। वैसे ही यहाँ पर हम लोग k को हटाकर प्रोपोर्शन साइन दे सकते हैं, मतलब कि k हमेशा मतलब एक ही वैल्यू रहेगा k का, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनल टर्म दे सकते हैं। मतलब इनके बीच में जो रिलेशन है वो है डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन। और ये k का वैल्यू हर एक मैथ में चेंज होता है, मतलब इस मैथ में k का वैल्यू मतलब कांस्टेंट टर्म ऑलवेज 8 मल्टीप्लाई 10⁵ रहेगा। तो अगर हम लोग कोई दूसरा मैथ करेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कुछ और हो सकता है। ऐसा नहीं है कि k का वैल्यू हर जगह सेम रहेगा, लेकिन इतना पता है कि k का वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा। अब चलिए दूसरा मैथ करते हैं, जो कि है इन्वर्स वेरिएशन का एक एग्जांपल। तो मैंने एक मैथ लिया है जो है आई हैव 24 चॉकलेट एंड आई नीड टू डिवाइड इट इनटू फ्रेंड्स इक्वली, मतलब कि मेरे पास 24 चॉकलेट्स है जिसको मुझे हर एक दोस्त में इक्वली डिवाइड करना है। तो मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स जो कि x और चॉकलेट इंटू फ्रेंड्स जो कि है y। तो अगर 2 फ्रेंड्स होंगे तो मैं हर एक को 12-12 करके चॉकलेट दूंगा, तो इक्वली होगा। अगर 3 फ्रेंड्स है तो 8 चॉकलेट्स, अगर 6 फ्रेंड्स हैं तो सबको 4 चॉकलेट्स। ऐसे करके जब आप फ्रेंड्स का नंबर बढ़ा रहे हैं तब चॉकलेट्स का नंबर ऑटोमेटिकली कम हो रहा है, जो कि इन दोनों के बीच में एक ऑपोजिट रिलेशन है। तो इसे हम लोग इन्वर्स वेरिएशन कह सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हम लोग इनके बीच में अगर डिवाइड करें, मतलब 12 को 2 से तो 6 होगा, यहाँ पर मतलब 2 अलग अलग वैल्यूज़ जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगा डिवाइड से, तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि 2 से 12 तो 24, यहाँ पर भी 24, यहाँ पर भी 24, तो यहाँ पर मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। तो मैं करता हूँ 2 × 12, 3 × 8 इज इक्वल टू डॉट 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 x × y। देन यहाँ पर एक्स वाई ऑलवेज 12 आ रहा है, तो एक्स वाई एक कांस्टेंट टर्म हुआ।
तो कांस्टेंट इज इक्वल टू के, देन एक्स इज इक्वल टू के बाई वाई, देन एक्स प्रोपोर्शनल टू 1/y। सो ये भी एक इन्वर्स वेरिएशन हुआ। तो हमें इतना पता चला कि डायरेक्ट वेरिएशन में डिवाइड होता है और इन्वर्स वेरिएशन में मल्टीप्लाई होता है, मतलब कि उनको प्रूफ करने के लिए इन्वर्स में मल्टीप्लाई और डायरेक्ट में डिवाइड। तो चलिए अब एक मैथ करते हैं जो कि बिल्कुल ऐसे ही आएगा मैथ्स एग्ज़ाम में या कहीं भी। तो इन ए फैक्ट्री 42 मशीन्स मेड ए कार इन 63 डेज, देन हाउ मेनी मशीन नीड टू मेक इट इन 54 डेज। मतलब एक फैक्ट्री में 42 मशीन है जो 63 डेज़ में एक कार बना देती हैं, तो 54 डेज़ में उस कार को बनाने के लिए हमें और ज़्यादा मशीन लगेंगे। इसका मतलब अगर डे यहाँ पर कम होता है तो मशीन्स का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर दोनों के बीच में बिल्कुल ऑपोजिट रिलेशन है। तो यहाँ पर ये हुआ एक इन्वर्स रिलेशन का मैथ। तो सपोज़ हम यहाँ पर मशीन को शॉर्ट में एम धरेंगे और डेज़ को डी। तो यहाँ पर डेज़ अगर कम होते हैं तो मशीन ज़्यादा लगते हैं, इसका मतलब डेज़ प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू k/m। तो पहले हमें पहले वाले जो वैल्यूज़ दिए गए हैं उनमें से हमें d और m का वैल्यू बैठा कर k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग d1 सोचते हैं कि 63 और m1 है यहाँ पर 42। तो k हो गया d1 m1 इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई 42। और अब कि हमें k का वैल्यू मिल गया है तो यहाँ पर d2 हो जाएगा 54 और m2 हमें कैलकुलेट करना है। तो d2 इज इक्वल टू k/m2। तो m2 हो गया d/k/d2। तो k यहाँ पर होगा 63 मल्टीप्लाई 42 और d हो जाएगा 54। तो हम लोग इसे 9 से डिवाइड करेंगे, 9 6 जा और यहाँ पर 9 7 जा, तो 6 7 जा 42 तो 49। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले से मशीन से हमें ज़्यादा लग रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक इन्वर्स रिलेशन का मैथ हुआ। तो 49 मशीन्स लगेंगे 54 डेज़ में कार को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए अब दूसरा मैथ देखते हैं। दूसरा मैथ जो है वहाँ पर हमें बोल ही दिया गया है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो y इज़ इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ एक्स स्क्वायर, देन y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर। तो इफ़ y इज इक्वल टू 9 देन x इज इक्वल टू 9। तो हमें यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है। तो k इज इक्वल टू y बाई एक्स स्क्वायर मीन y1 बाई x1 स्क्वायर। तो y1 यहाँ पर हो जाएगा 9 और x1 हो जाएगा 9 स्क्वायर। तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो होगा 1/9। और दूसरा टाइम में हमें k का वैल्यू पता है और यहाँ पर y2 पता है, हमें x2 निकालना है। तो x2 इज इक्वल टू y2/k। तो y2 हो जाएगा 4 और k हो जाएगा 1/9। तो 9 ऊपर आ जाएगा, 4 9 जा 36। ओ यहाँ पर एक स्क्वायर था, सॉरी। तो x2 इज इक्वल टू 36 रूट ओवर। तो रूट ओवर 36 इज इक्वल टू ±6। तो यहाँ पर x2 का वैल्यू भी हमें मिल गया। सो अब ये हो गया, ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का एक मैथ था। अब दो मैथ करने के बाद हम आपको दो मैथ होमवर्क दे रहे हैं, जिनमें पहला है राम वेंट टू होम बाई कार विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड में गाड़ी चलाकर राम ने 2 घंटे में घर पहुंचा। और इफ़ उसका गाड़ी का स्पीड अगर 80 किलोमीटर पर आवर हुआ तो वो कितने देर में घर पहुंचेगा। और दूसरा मैथ हुआ कि 15 वर्कर्स डू ए वर्क इन 18 डेज, देन 5 वर्कर वही काम कितने दिन में करेंगे। पहला वाला मैथ भी एक इन्वर्स वेरिएशन है, क्योंकि अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो घर जल्दी पहुंचेगा, मतलब कम वक्त लगेगा। दूसरा वाला आप खुद करेंगे।
मैंने बस इतना ही बता दिया। और आज के लिए ये वीडियो इतना ही। और जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग वेरिएशन का कुछ और तरह तरह के मैथ्स करेंगे। और इस वीडियो को लेकर अगर आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इन वीडियोस का जो मतलब इन क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इनके आंसर्स आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएंगे या आपको कमेंट सेक्शन में भी बता दिए जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।